एक नाम सबसे प्रखर विचारक के रूप में उभरता है, राजा राम मोहन राय। हाँ, उन्हीं से भारतीय नव जागरण की वास्तविक और संस्थागत शुरुआत मानी जाती है। बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में 1772 में उनका जन्म हुआ था और अध्ययन सामग्री में उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तक कहा गया है। और उनकी बौद्धिक क्षमता का जो विवरण मिलता है वो सच में अचंभित करने वाला है। वे एक बहुभाषी विद्वान थे। हाँ, मैंने पढ़ा कि वो केवल संस्कृत, फारसी और अरबी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक जैसी ढेरों भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। मतलब इतनी सारी भाषाएं। बिल्कुल, और ये बहुभाषी होना ही उनके वैचारिक विकास की सबसे बड़ी कुंजी था। इसका सीधा अर्थ ये था कि उन्होंने दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथों का बिना किसी अनुवादक की मदद से अध्ययन किया था। अरे वाह, यानी सीधे सोर्स मटेरियल से। हाँ, उन्होंने इस्लाम का एकेश्वरवाद पढ़ा, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र को समझा और हिंदू धर्म के उपनिषदों का अत्यंत गहराई से अध्ययन किया। और इसी विशद अध्ययन ने उन्हें एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है, सत्य और नैतिकता। 1803-4 के आसपास उन्होंने फारसी भाषा में अपनी पहली दार्शनिक पुस्तक प्रकाशित की थी ना? जी, तुहफत अल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार। और इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक पाखंड का कड़ा विरोध किया। ये कदम तो उस समय के समाज में एक वैचारिक भूचाल लाने वाला रहा होगा। निश्चित रूप से। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए हिंदू धर्म में उत्पन्न कुरीतियों पर प्रहार किया। लेकिन खास बात ये थी कि उन्होंने यह प्रहार धर्म के बाहर से नहीं बल्कि धर्म के भीतर से ही किया। हाँ, उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया और ये साबित करने की कोशिश की कि एक ईश्वरवाद और अद्वैतवाद ही हिंदू धर्म का मूल है, बहुदेववाद तो बाद की मिलावट है। और अद्वैतवाद की ये व्याख्या बहुत शक्तिशाली है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परम सत्य व्याप्त है तो इंसानों के बीच जाति या छुआछूत का भेद कैसे हो सकता है? सच में ये दर्शन सीधे तौर पर सामाजिक असमानता को चुनौती देता है। इसी विचार को संस्थागत रूप देने के लिए उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जहां धार्मिक विषयों पर बहुत खुली और तीखी चर्चाएं होती थीं। लेकिन जो सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ वो था 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना। हाँ, ब्रह्म समाज ये केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, ये भारत के लिए एक नई वैचारिक क्रांति का ब्लूप्रिंट था। इसके सिद्धांत भी बहुत तार्किक थे। ईश्वर एक है, निराकार है, आत्मा अजर अमर है। और सबसे विद्रोही सिद्धांत ये था कि ईश्वर की आराधना के लिए किसी भी मूर्ति पूजा या पुरोहितों की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। मतलब हर जाति और वर्ग को ईश्वर की प्रार्थना का समान अधिकार है। ये तो उस समय के ब्राह्मणवादी आधिपत्य पर बहुत बड़ा प्रहार था। बिल्कुल। ठोस बदलाव किया। और ऐसा क्या हुआ कि इतना शानदार आंदोलन आगे चल के टुकड़ों में बिखर गया? ये विश्लेषणात्मक नजरिए से बहुत ही सटीक सवाल है। विचार चाहे कितने भी महान हो, उनकी असली परीक्षा जमीन पर ही होती है। और ब्रह्म समाज ने वास्तव में जमीनी बदलाव किए। सती प्रथा के खिलाफ उनका अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना? जी, यूपीएससी के नोट्स में ये स्पष्ट है कि उन्होंने शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि सती प्रथा की कोई वैदिक मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक हत्या है जिसे धर्म का नाम दिया गया है। और इसी अभियान के कारण तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया। ये भारतीय समाज सुधारकों के नैतिक साहस की एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका विजन बहुत दूरदर्शी था। हाँ, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, जहां भारतीय विद्या और पश्चिमी विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। और पत्रकारिता में भी उनका योगदान अभूतपूर्व था। बंगाली में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरातुल अखबार जैसे समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने आम जनता तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हो जाता है। उनके जाने के बाद इस आंदोलन का क्या हुआ? क्योंकि यहीं से तो ब्रह्म समाज में मतभेदों की कहानी शुरू होती है। हाँ, ये एक नाजुक दौर था। राम मोहन राय के बाद नेतृत्व महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जिसका विलय बाद में ब्रह्म समाज में हो गया।
देवेंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण थोड़ा अधिक पारंपरिक था ना। वे इसे हिंदू धर्म के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन मानते थे। बिल्कुल, लेकिन फिर इस परिदृश्य में प्रवेश होता है एक बेहद युवा और उग्र विचार वाले नेता का, केशव चंद्र सेन। ओ, केशव चंद्र सेन। इन्होंने तो ब्रह्म समाज को बंगाल के बाहर मद्रास, पंजाब और यूपी तक फैला दिया था। हाँ, उनकी ऊर्जा ने एक नई जान फूंक दी, लेकिन उनके विचार देवेंद्रनाथ टैगोर से बहुत अलग और कट्टरपंथी थे। वे त्वरित सामाजिक क्रांति चाहते थे। अंतरजातीय विवाह पर जोर देना और जनेऊ जैसी प्रथाओं का त्याग करना। पर सबसे बड़ा टकराव तो धर्म ग्रंथों के पाठ को लेकर हुआ था ना। एग्जैक्टली। केशव चंद्र सेन की सभाओं में हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ ईसाई और इस्लाम धर्म की पुस्तकों का भी पाठ होने लगा। और ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी। वे वेदों और उपनिषदों पर ही टिके रहना चाहते थे। और इन्हीं मतभेदों के कारण 1866 में ब्रह्म समाज का पहला बड़ा महाविभाजन हुआ। टैगोर के गुट को आदि ब्रह्म समाज कहा गया और सेन के गुट को भारतीय ब्रह्म समाज। पर केशव चंद्र सेन के साथ जो हुआ वो तो कथनी और करनी के अंतर की सबसे बड़ी विडंबना है। रिसर्च पेपर्स में ये घटना बहुत रोचक तरीके से दी गई है। हाँ, केशव चंद्र सेन जो जीवन भर बाल विवाह का कड़ा विरोध करते रहे, उन्होंने खुद अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दिया। अरे वेट, क्या बाल विवाह का विरोध करने वाले ने खुद अपनी 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया? और वो भी उन सभी पारंपरिक और मूर्ति पूजक कर्मकांडों के साथ जिनका वो विरोध करते थे। बिल्कुल, ये अपने ही बनाए सिद्धांतों की निर्मम हत्या थी। इस दोहरे मापदंड ने उनके प्रगतिशील अनुयायियों को बुरी तरह भड़का दिया। ये तो होना ही था। अनुयायियों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया होगा। और इसी असंतोष का परिणाम था 1878 का दूसरा महाविभाजन। उनके अनुयायियों ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। तो जो आंदोलन इतने स्पष्ट विजन से शुरू हुआ था, वो विचारों की भिन्नता और व्यक्तिगत अंतर्विरोधों के कारण कई हिस्सों में बढ़ गया। संस्थाओं के स्तर पर विभाजन जरूर हुए, लेकिन ब्रह्म समाज का जो मूल उद्देश्य था, समाज में तर्कशीलता लाना, वो कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी के ये सुधार आंदोलन केवल इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ सूखी घटनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इन्हीं आंदोलनों ने पहली बार भारतीयों के मन में समानता, मानवाधिकारों और महिलाओं के सम्मान जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के बीज बोए, जो दशकों बाद स्वतंत्र भारत के संविधान की आत्मा बने। और वो पुरानी इमारत वाली बात को अगर हम फिर से याद करें ना, तो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। कैसा प्रश्न? अगर राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों ने समानता और मानवाधिकार जैसे आधुनिक पश्चिमी विचारों को सीधे सीधे एक विदेशी विचार के रूप में भारतीय समाज के सामने परोस दिया होता, तो क्या होता? मुझे लगता है कि उस समय की रूढ़िवादी जनता इन बदलावों को कभी गले नहीं लगा पाती। शायद, बिल्कुल नहीं। समाज इसे अपनी संस्कृति पर हमला मानकर सिरे से खारिज कर देता। और ठीक यही उनकी कूटनीति सबसे अधिक चमकती है। आधुनिकता को भारतीय परंपरा के आवरण में पेश करना ही उनकी सबसे बड़ी वैचारिक जीत थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का सहारा लिया। उन्होंने यह स्थापित किया कि हमारा अतीत ही इन तार्किक विचारों से भरा था। चलिए अपनी उन खोई हुई शुद्ध जड़ों की ओर लौटें। हाँ, ये सच में विचार करने योग्य है। हाँ, बदलाव की एक मुश्किल दवा को परंपरा के जाने पहचाने आवरण में लपेटकर दिया गया। और आज श्रोताओं के लिए यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। समाज की किसी गहरी मानसिकता को बदलने के लिए क्या हमेशा अपनी जड़ों और अपनी सांस्कृतिक भाषा की ओर ही लौटना पड़ता है? ये समाजशास्त्र का एक बहुत गहरा पहलू है। पुरानी इमारत को बाहर से नया रंग रोगन करने के बजाय उसकी अपनी ही मजबूत नींव दिखाकर लोगों को भरोसा दिलाना ज्यादा कारगर होता है। बिल्कुल। तो ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। 19वीं सदी के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझने की इस यात्रा ने निश्चित रूप से इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दिया है। और ये सवाल हमेशा गूंजता रहेगा कि क्या वास्तविक बदलाव की भाषा हमेशा हमारी अपनी होनी चाहिए? अगली गहन चर्चा तक चिंतन का यह क्रम जारी रहना चाहिए।